हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट को समाप्त किए थे। मतलब शॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में अध्ययन करा था हमने। आज के इस लेक्चर से जो है हम लोग नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल है तो उस आयनिक क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन का रेशियो होता है वह कहलाता है उसके लिए स्टेक्योमेट्री, उस क्रिस्टल के लिए। अब यदि क्रिस्टल का स्टेक्योमेट्री सेम हो एज इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला के द्वारा जो स्टेक्योमेट्री इंडिकेट किया जा रहा हो उस कंपाउंड का एक्चुअल में भी वही हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते थे क्या, स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ तो नॉन स्टेक्योमेट्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह डिफरेंट होगा। उस क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन का रेशियो है, मतलब उस क्रिस्टल का जो स्टेक्योमेट्री है वह डिफरेंट होगा। किसके तुलना में, तो उसके आइडियल केमिकल फार्मूला के द्वारा जो इंडिकेट हो रहा है स्टेक्योमेट्री उसके तुलना में। तो यदि ऐसा है कि उस कंपाउंड का केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो अलग हो, मतलब रियल में अलग ही है लेकिन फार्मूला से लगेगा कि कुछ और, तो फार्मूला से कुछ और दिखे एक्चुअल में कुछ और हो, तो इसका मतलब उस कंपाउंड में नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। और ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल कंपोजिशन आइडियल केमिकल फार्मूला की तुलना में अलग होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। जैसे बताए थे कि निकेल ऑक्साइड, ऐसा फार्मूला लिखे हम लोग। इसके इस आइडियल केमिकल फार्मूला से हम लोग को क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि एक निकेल आयन है उसके बदले में एक ऑक्साइड आयन है, रेशियो 1:1 का है। आइडियल केमिकल फार्मूला का यह स्टेक्योमेट्री है। लेकिन एक्चुअल में जो एनालिसिस किया गया है इस क्रिस्टल के बारे में, तो वहाँ देखा गया कि निकेल 1 तो होता ही नहीं है, 1 से कम होता है 0.98 और ये 1 है। तो आइडियल केमिकल फार्मूला से रेशियो यह दिख रहा है जबकि एक्चुअल रेशियो ही है, तो चेंज कर गया ना, स्टेक्योमेट्री इसका अलग हो गया फार्मूला की तुलना में। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। अब चूंकि कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन फार्मूला से कुछ दिख रहा है एक्चुअल में कुछ है, तो फिर ऐसे ही क्रिस्टल को जो है नॉन स्टेक्योमेट्रिक क्रिस्टल बोलेंगे या नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। मतलब कि ये जो नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं ये कभी लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन जो है, जो बोलता है कि कोई भी कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे, एक डेफिनिट कंपोजिशन में होंगे, उसको ही फॉलो नहीं करता है। मतलब यह 0.98 भी फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे फेरस ऑक्साइड FeO, तो यह जो फेरस ऑक्साइड है इसमें फेरस आयन ऑक्साइड आयन रेशियो लग रहा है कि 1:1 का है। लेकिन एक्चुअल में जब एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि जो फेरस आयन है एक्चुअली इसका रेशियो वेरी करता है, 0.84 से 0.94 तक वेरी करता है। ऐसे ऑक्साइड ठीक है उतना ही रहेगा, लेकिन फेरस आयन कहाँ फिक्स है। देखो तो फार्मूला से दिख रहा है कि 1:1, मतलब एक ऑक्साइड के लिए एक फेरस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बोल रहा है कि फिक्स ही नहीं है, 0.8 से लेकर के वेरी करता है कहाँ तक, 0.9 तक, 4 तक। मतलब वही बताया कि डेफिनिट कंपोजिशन जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। यह डिफेक्ट मेनली ऑब्जर्व किया जाता है जो D और F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट लेकर के चले, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक मतलब कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स।
लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ऐसा तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली उन्हीं में पाया जाता है या नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब अल्कली मेटल का कोई कंपाउंड है सोडियम पोटासियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई कंपाउंड है मैग्नीशियम कैल्शियम, तो वैसे कंपाउंड में बहुत रेयर है या नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, वैसे कंपाउंड में या डिफेक्ट बोलो तो पाया ही नहीं जाता है। यह डिफेक्ट मेनली ऑब्जर्व किया जाता है कोई ट्रांजिशन एलिमेंट हो या कोई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो, लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड का कंपाउंड हो तब। और उसमें भी ये दोनों के जो चाल्कोजेनाइड्स होते हैं, चाल्कोजेन पता है ना, ग्रुप 16 के एलिमेंट को बोलते हैं। तो ग्रुप 16 में खास करके मेनली ऑक्सीजन और सल्फर, ये ऑक्सीजन और सल्फर वैसे दो एलिमेंट हैं जो मैक्सिमम मेटल के साथ ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल का जो ओर होता है, जो मिनरल्स के रूप में वे एग्जिस्ट करते हैं, वे ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में ही होते हैं। और जो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं उन्हीं को चाल्कोजेनाइड्स बोलते हैं, मतलब चाल्कोजेन बोलते हैं। चाल्कोजेन का मतलब ही होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। तो क्या बताया कि मैक्सिमम मेटल जो ओर या मिनरल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं वे ऑक्सीजन या सल्फर के साथ करते हैं। जैसे यहीं देख लो, अभी निकेल ऑक्साइड लिखे थे, यहाँ ऑक्सीजन, फेरस ऑक्साइड लिखे थे, वहाँ भी ऑक्सीजन ही होता है। तो ये दो एलिमेंट जो हैं वे ओर बनाते हैं, इसलिए इनको चाल्कोजेन बोला जाता है। तो इसके साथ जो कंपाउंड होगा उनको चाल्कोजेनाइड्स बोलेंगे। तो बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल के चाल्कोजेनाइड्स हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीजन या सल्फर के साथ कंपाउंड, निकेल ऑक्साइड, निकेल सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो क्या क्या बात बता दी है इसके बारे में कि नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट मतलब वह डिफेक्ट जिसके होने से किसी भी क्रिस्टल का एक्चुअल कंपोजिशन उसके आइडियल फार्मूला के कंपोजिशन से अलग हो जाएगा। और ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनका कि एक्चुअल कंपोजिशन फार्मूला वाले कंपोजिशन से अलग है, इनको नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स कभी भी लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन को ऑबे नहीं करते हैं, मतलब उनका कंपोजिशन एक सर्टेन रेंज में वैरी करता है, वह फिक्स नहीं होता है। ऐसे डिफेक्ट जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं जो चाल्कोजेनाइड्स होते हैं, ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, उनमें, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इसके लिए दिया हुआ है। तो इतना बात हम लोग समझ गए। अब जैसे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके से राइज हो रहा था ना, शॉर्टकी और फ्रेंकेल, उसी प्रकार से नॉन स्टिक्योमेट्रिक है, यह भी दो तरीके से राइज हो सकता है किसी भी क्रिस्टल में। जिसमें से पहला नंबर है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, शॉर्ट में हम लोग MEED लिखेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो रटने का ज़रूरत ही नहीं है, हेडिंग में ही सारा डिफिनीशन है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब वह डिफेक्ट जिसमें मेटल एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस मतलब अत्यधिक बढ़ जाना। देखो कोई भी क्रिस्टल है ना, तो उस क्रिस्टल में जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो होता है वह रेशियो फिक्स होता है। वह रेशियो जो है ना वह वैरी नहीं करता है, फिक्स होता है। लेकिन यदि वैरी कर जाए तो बताए कि उसमें डिफेक्ट आ गया। अब डिफेक्ट आने से जो वैरी करेगा उसमें मेटल का जो नंबर है, मतलब केटायन का जो नंबर है वह अधिक हो जाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब वही हुआ कि वह डिफेक्ट जो मेटल के अधिक होने से एराइज हो गया हो। जैसे मान लो कि M+ कोई केटायन है, X- कोई एनायन है, तो यह जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो डेफिनिट होगा। सपोज मान लें अभी कि 1:1 का है। किसी भी कारणवश यदि यह मेटल एक्सेस हो जाए, 1 से बढ़ जाए, ग्रेटर देन 1, चाहे जो भी वजह हो, तो फिर ऐसे ही डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कि इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ केटायन टू द नंबर ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन दैट इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला, देन इट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
कि आइडियल केमिकल फार्मूला में जो मेटल और नॉन मेटल मतलब केटायन और एनायन का रेशियो दिख रहा है उसके तुलना में अधिक हो एक्चुअल रेशियो केटायन और एनायन के नंबर का, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बस यहीं से याद रखोगे, रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस अपने से भी लिख दोगे ना कि द क्रिस्टल डिफेक्ट इन विच केटायन इज इन एक्सेस, हो गया। इतना भी लिखने से काम चल जाएगा, रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो मान लें हम लोग कि mx कोई आइडियल क्रिस्टल है, mx को क्या मान लें, आइडियल क्रिस्टल, जहाँ m+ केटायन है और x- क्या है, एनायन, आइडियल क्रिस्टल है। अब प्रोड्यूस करना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो मेटल को एक्सेस में रखना है तो दो तरीके से हो सकता है। देखो mx यहाँ रेशियो है 1:1 का, यहाँ क्या करें कि मेटल को 1 ही रखें लेकिन नॉन मेटल को 1 से कुछ कर्व कर दे, 1 - डेल, जहाँ यह डेल जो है स्मॉल फ्रैक्शन है, स्मॉल फ्रैक्शन मतलब 0 पॉइंट कुछ करके होगा, 0.1 0.2 ऐसे करके। तो शुरू में रेशियो 1:1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो एनायन था उसको 1 से कुछ कम कर दिया, तो 1 से कुछ कम कर दिया मतलब सपोज 1 में 0.1 माइनस हो गया, मतलब अभी बचा 0.9, मेटल है 1, तो देखो अब मेटल बढ़ गया ना, मेटल एक्सेस में आ गया, तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। या दूसरा तरीका क्या हो जाना है, इसको ऐसे लिखें m1 + डेल x, मतलब इस बार जो है हम लोग x को कुछ नहीं किए, m को ही बढ़ा दिए, तो x यहाँ अभी भी 1 है, m सपोज 1.2, तो अभी भी यही ज़्यादा हो रहा है। तो देख रहे हो तरीका दो है, एक तरीका में यहाँ एनायन को कम किया गया और दूसरे तरीके में जो है सो केटायन को ही डायरेक्ट बढ़ा दिया गया। तो दोनों केस में मेटल एक्सेस में हो जाएगा, मेटल बढ़ जाएगा और यही कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो दो तरीका हुआ, यहाँ से साफ पता चल गया कि यदि मेटल बढ़ाना हो तो पहला तरीका है कि आप नॉन मेटल को कम कर दो, मतलब एनायन को कम कर दो, क्रिस्टल से हटा दो, और दूसरा तरीका है कि मेटल को ही डायरेक्ट बढ़ा दो। जैसे हम बोले, मान लो कि कोई क्लासरूम है, उसमें 20 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ और 20 गर्ल्स, ऐसा हम बोलते हैं। तो अभी रेशियो भाई कितना का है, 1:1 का। अब क्या करना है कि बॉयज़ बढ़ाना है, तो बॉयज़ का संख्या बढ़ाना है तो दो तरीका कि आप गर्ल्स को ही कुछ कम कर दो, 2 गर्ल्स को निकाल दो, 18 बचा, तो अब रेशियो जाहिर सी बात है कि 1:1 का तो नहीं रहेगा, ये रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, बॉयज़ का संख्या बढ़ गया। या दूसरा तरीका कि गर्ल्स जितना था उतना ही रहने दो, बॉयज़ को कहीं से ले आओ, 2 और 22 कर दो। तो दोनों केस में बॉयज़ का ही संख्या बढ़ रहा है, मतलब यही बॉयज़ एक्सेस क्लासरूम नहीं, ये हो गया बॉयज़ एक्सेस क्लासरूम। जैसे यहाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट था, बॉयज़ एक्सेस क्लासरूम जिसमें बॉयज़ ज़्यादा है। समझ रहे हो बात को? तो दो तरीके हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस करने का, पहला कि यह जो नॉन मेटल है वो यहाँ से हट जाए, और दूसरा कि कोई मेटल मतलब कोई केटायन जो है क्रिस्टल में आ जाए। तो दोनों तरीके से मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट को इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, बोलेगा बताओ कौन मेटल एक्सेस डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेटल एक्सेस यहीं देख लेना कि मेटल एक्सेस में होना है, मतलब कि नॉन मेटल या तो कम रहेगा या मेटल फिर डायरेक्ट ज़्यादा होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस करने का। तो इसमें से अभी हम लोग ए नंबर लेकर के चलेंगे जिसमें एनायन को हटाया जाएगा। तो इसका ए नंबर मतलब ऐसे mx1 - डेल। तो इसका मतलब हुआ कि एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the crystal is maintained due to the presence of electron in the vacant lattice site, lattice site।
मतलब ऐसे कोई क्रिस्टल्स लेकर के चले, ये जो गोल गोल किए गए हैं ये सभी लैटिस पॉइंट हैं, लैटिस साइट हैं ये सभी। ऐसा मान लो यहाँ एनायन है B माइनस, केटायन है A प्लस, फिर B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस और फिर है B माइनस। ऐसा अब यहाँ क्या लिखे जरा देखो कि एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, कि एनायन अपने लैटिस साइट से हट जाएगा। तो इतना सारा एनायन देख रहा है, किसी को हटा दो, सपोज इसको हटा दिए, तो चूंकि शुरू में जितने केटायन थे उसी हिसाब से एनायन थे, मतलब रेशियो उनका कुछ ना कुछ फिक्स था, सर्टेन रेशियो था। अब चूंकि एनायन क्रिस्टल से हट गया है तो ऑब्वियसली जो है केटायन बढ़ जाना है। केटायन बढ़ जाने का मतलब हुआ कि केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो था, प्रोपोर्शन था, वह रेशियो बढ़ जाएगा। और यही तो हुआ मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो एनायन के हटने से नहीं होगा। शुरू में मान लो कि यदि 5 केटायन था और 5 एनायन, तो इस केस में क्रिस्टल तो ओवरऑल न्यूट्रल है ना, 0 चार्ज है, 5 प्लस तो 5 माइनस, कोई चार्ज नहीं है, क्रिस्टल न्यूट्रल है। लेकिन अब जब एक एनायन हट चुका है तो फिर अब 5 केटायन और 4 ही एनायन बचे। तो इस केस में तो क्रिस्टल पे ओवरऑल 1 प्लस बच जाएगा ना, क्योंकि 5 प्लस में से 4 माइनस उसको कैंसिल करेगा तो ओवरऑल 1 प्लस तो बच ही जाना है। तो 1 प्लस बन जाएगा, इसका मतलब कि क्रिस्टल पे अब चार्ज आ जाएगा। तो यह चार्ज ना आए, इसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जाए, इसलिए क्या बोल रहा है कि जहाँ से एनायन हटा है ना उसके जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको तो एग्जाम्पल से भी हम लोग देखेंगे ही, लेकिन जान लो वहाँ कि जहाँ से एनायन हटा है उस जगह पे आ जाएगा क्या, कोई इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा, ताकि उस क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वह मेंटेन रखे। क्रिस्टल को न्यूट्रल करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा वैरी करेगा उसका। तो देखो यहाँ जो लिखे वही चीज़ है कि एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट and the electrical neutrality of the crystal is maintained due to the presence of electron in the vacant lattice site। कि एनायन अपने जगह से हट जाएगा और क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस वैकेंट लैटिस साइट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि वहाँ है। सो दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द वैकेंट लैटिस साइट। तो इस तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है किसी भी क्रिस्टल में। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जामिनेशन में आता है क्या, सो समझो। चीज़ों को समझ करके चलोगे, कंसेप्ट रखोगे दिमाग में ना, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे डिफेक्ट हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा डिफेक्ट में क्या था। तो उसको एक बार दिमाग में सेट कर लोगे एक लाइन में, फिर अपने से भी उसको लिखोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज है नोट्स में वही को रट के लिखना है, लेकिन हाँ अपने से भी लिखोगे तो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना करके लिखना है ना। तब देखो, सोडियम क्लोराइड का जो प्योर क्रिस्टल होता है वह कलरलेस होता है। सोडियम क्लोराइड का जो प्योर क्रिस्टल है वह क्या है, कलरलेस। जब इससे पास करवाया जाता है वेपर ऑफ अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल का वेपर, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटासियम हो सकता है, रुबिडियम, सीजियम, कोई भी अल्कली मेटल का वेपर, तो जब प्योर सोडियम क्लोराइड के कलरलेस क्रिस्टल से किसी भी अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाया जाता है तो यह कलरलेस ना रह करके येलो कलर हो जाता है। और यह जो येलो कलर आता है क्रिस्टल में वह बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते, मतलब अब यहाँ रहेगा डिफेक्टिव सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम क्लोराइड प्योर है तो कलरलेस है, लेकिन जैसे ही इसमें डिफेक्ट आया तो कलर आ गया इसमें। अभी कलर क्यों आया, कैसे आया, इसी को हम लोग को समझना है काफ़ी गौर से। ध्यान दोगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को कंसीडर करें। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसे होता है, उसमें क्या अरेंजमेंट होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं।
पीछे जब लैटिस बताया जा रहा था क्रिस्टल का उस समय। Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। ऐसा जानते हैं इसके लैटिस के बारे में हम लोग कि Cl माइनस का CCP लैटिस होता है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, सब कुछ जानते हैं हम लोग। अब यह सोडियम क्लोराइड का प्योर क्रिस्टल है जो है क्या, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। जब इससे पास करवाया जाता है किसी भी अल्कली मेटल का वेपर, तो मान लो सोडियम का ही वेपर पास करवाएं, वेपर है मतलब गैसियस फॉर्म में होगा और बहुत ज़्यादा हीट भी करना पड़ेगा। तो जब हीट करोगे क्रिस्टल को, साथ ही सोडियम मेटल का जो वेपर फॉर्म है, तो वेपर फॉर्म है मतलब ऑलरेडी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वह अत्यधिक टेम्परेचर होने के चलते क्या होता है कि यहाँ जो Cl माइनस और Na प्लस के अगल बगल का इंटरेक्शन है वह कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर पड़ जाने के चलते यह Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जब Cl माइनस बाहर निकल जाएगा तो होगा क्या, सो देखो कोई भी एक Cl माइनस निकल सकता है, एक से ज़्यादा भी निकल सकता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए एक लेकर के चल रहे हैं अभी। ऐसे तो बाकी जगह पे तो सेम ही है भाई, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस फिर Na प्लस, यहाँ कुछ नहीं रहा क्योंकि यह Cl माइनस निकल चुका है। Na प्लस फिर इस Cl माइनस, Na प्लस और इस Cl माइनस। और क्या बोले कि जहाँ से एनायन हटा, वैकेंसी क्रिएट हुआ, उसके जगह क्या जाना है, इलेक्ट्रॉन। अब प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन कहाँ से टपक गया डायरेक्ट इसमें। दो बातें थी ना, एक कि यहाँ से एनायन हटेगा क्यों, कैसे हटेगा, तो बताए टेम्परेचर के चलते। जब हीट करेंगे इसको तो हीट का जो मतलब ये होगा टेम्परेचर, उसका एनर्जी, उस एनर्जी के मदद से जो है या क्लोराइड यहाँ से हट जाएगा, जो अगल बगल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन रहा है उसको तोड़ करके जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो वहाँ खाली जगह क्रिएट हो जाएगा। अब इस खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो सोडियम का वेपर पास करवा रहे थे ना जी, तो सोडियम सॉलिड होता है, जब तुम इसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे तो ठीक है कि यह सोडियम वेपर में बदलेगा, सोडियम गैस हो जाएगा। लेकिन क्या हीट करने से केवल वेपर में ही बदलेगा, यदि तुम हीट के मदद से एनर्जी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर कर दोगे तब तो सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसे नहीं होगा, सोडियम का ये जो 2 8 और 1 है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो यदि तुम बहुत ज़्यादा हीट करोगे मतलब वेपर बनने तक, तो वेपर बनने तक में जितना हीट तुम सप्लाई करोगे उस हीट के मदद से सोडियम का जो एकमात्र वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भी निकल जाएगा, क्योंकि सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता नहीं है, उतना एनर्जी इसको मिल जाएगा वेपर में बदलने तक, ताकि यह यहाँ से निकल जाए आसानी से। और यदि यह इलेक्ट्रॉन सोडियम का निकल गया इससे, तो यह इलेक्ट्रॉन अब आ जाएगा इस जगह पे, और यहाँ बच गया सोडियम आयन, तो यहाँ बचा सोडियम आयन और यहाँ से एलिमिनेट हुआ था क्लोराइड आयन, तो ये दोनों मिल करके वही सोडियम क्लोराइड ही बना देंगे, वही चीज़ रह जाएगा क्रिस्टल में। और यह जो इलेक्ट्रॉन यहाँ अल्कली मेटल से निकला वही यहाँ आएगा। आखिर अल्कली मेटल के ही वेपर को पास हम लोग क्यों करवाते हैं, सिंपल सी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम अल्कली मेटल का ही होता है। एक रेस्पेक्टिव पीरियड की बात करेंगे तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, अल्कली मेटल का होता है, और अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसलिए उसी के वेपर को पास करवाना है ताकि इलेक्ट्रॉन निकले और वही इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्यूपाई करे। ठीक, तो एक मुद्दा ये समझ गए हम लोग कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। अब ये येलो कलर कैसे आ गया, तो इस कलर के कंसेप्ट को समझोगे, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा बताया गया था कि किसी भी कंपाउंड में कलर कैसे आता है। तो कलर बेसिकली आता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यदि किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो पा रहा हो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो उसमें कलर आएगा। और उसका बेसिक सा थ्योरी क्या है उसको भी समझ लेना है कि जैसे मान लें इलेक्ट्रॉन यहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, इसको कहीं से मिला एनर्जी, तो यह सीधा जंप करके चला जाएगा हाइयर ऑर्बिट में। ठीक, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ अब नहीं बचा।
हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है। अब देखो यहाँ जो यह एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला, मतलब लाइट वाला। अब हम लोग जानते हैं कि जो विजिबल लाइट है, जो लाइट पृथ्वी पे आता है, उसमें 7 कलर है विबज्योर। तो ये करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन की 7 में से किसी एक कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी एक कलर। वो डिपेंड करता है कि एनर्जी डिफरेंस क्या है इसके बीच, उस आधार पर। इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे उस समय। अभी बस इतना सा बात याद रखोगे कि यदि इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में है और उस पर लाइट पड़े, मतलब उसको एनर्जी मिले इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब विजिबल लाइट, जो लाइट पृथ्वी पे आता है, उसमें यह 7 कलर होता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 7 में से कोई एक कलर को लेगा, कोई भी एक कलर ले सकता है। और कौन सा कलर लेगा वो डिपेंड करेगा इसके एनर्जी डिफरेंस के बीच। हम लोग जानते हैं कि सब कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, सबका अलग अलग एनर्जी होता है, तो उस आधार पर यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। और जब यह इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, तो इस इलेक्ट्रॉन का फिर डी एक्साइटेशन भी होता है, वापस अपने ऑर्बिट में भी आता है। और वापस अपने ऑर्बिट में आएगा तो बोर्स थ्योरी के अनुसार कि अगेन यह एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज भी करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर रहा है, मतलब फिर यहाँ से कलर के फॉर्म में ही इमिट करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब कोई पर्टिकुलर कलर, इमिट भी कर रहा है रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब यहाँ भी पर्टिकुलर कलर। अब ये दोनों कलर सेम नहीं होते हैं, यह कलर जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसका। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर वगैरह क्या है, इसका कंसेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। बस अभी याद रखोगे कि जो कलर एब्जॉर्ब करता है वही कलर नहीं दिखाई देता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब 2 कलर, दोनों को आपस में मिला दो और मिलाने के बाद कैंसिल कर दे दोनों, मतलब पता ही नहीं चले कौन कलर है, वाइट हो जाए, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, है ना। बाकी डिटेल आगे हम लोग देखेंगे। तो जो कलर एब्जॉर्ब किया है इलेक्ट्रॉन, वही कलर वह इमिट नहीं करेगा, कोई दूसरा कलर इमिट करेगा, और जो कलर वह इमिट करेगा वो वैसा ही प्रतीत होगा। मतलब यदि ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो यह इमिट ग्रीन नहीं करेगा, दूसरा जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन नहीं दिखेगा, बल्कि जो इमिट किया है उस कलर का ही दिखेगा। तो सेम चीज़ यहाँ हुआ कि अब चूंकि इस वैकेंट लैटिस साइट में भाई आ गया है इलेक्ट्रॉन, और जब अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया है तो अब क्या होगा कि जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब जब इस क्रिस्टल पे लाइट पड़ेगा, तो सारा ये वाला कारनामा होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, फिर वापस आएगा, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर रेडिएशन, और यही यहाँ येलो कलर इमिट होता है, इसलिए यह क्रिस्टल कैसा दिखता है, येलो दिखता है। मतलब कलर होने का एक ही रीजन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, चाहे जैसे हो। क्योंकि इस क्रिस्टल में कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं होगा, कलरलेस है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अब यह एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है इस क्रिस्टल के येलो कलर का। मतलब इस क्रिस्टल में जो कलर आया है बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन के चलते आया है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को जहाँ है इसको हम लोग बोलते हैं कलर सेंटर, इसी को बोलते हैं फॉर्म सेंटर, या इसी को शॉर्ट में एफ सेंटर। एफ जो है आया है जर्मन वर्ड फॉर्बेंजेंटर से, जिसका मतलब होता है कलर। सो दिस एफ सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एफ सेंटर। कि एफ सेंटर क्या होता है, तो एफ सेंटर मतलब कलर सेंटर। कलर सेंटर मतलब यहाँ कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में जो येलो कलर आया ड्यू टू दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब एनायन हटा, उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन आया, और यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के चलते क्रिस्टल में कलर आया। सो दिस इलेक्ट्रॉन जहाँ ये है इसको हम लोग बोलेंगे कलर सेंटर। ये कलर सेंटर को ही एफ सेंटर बोलते हैं। एफ मतलब फॉर्बेंजेंटर, जिसका मतलब होता है कलर। तो आता है कि सोडियम क्लोराइड कलर्ड क्यों है, ऑप्शन दे देगा 3-4, तो याद रखोगे एफ सेंटर। एफ सेंटर इसमें जो है कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो इस एफ सेंटर को समझना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम क्या बताएं कि किसी भी अल्कली मेटल के वेपर को तुम पास करवाओगे तो यही कलर होना है। तो बेसिकली यह जो कलर है, यह कलर डिपेंड करता है इस क्रिस्टल के नेचर पे, अल्कली मेटल के नेचर पे नहीं। मतलब तुम कौन सा अल्कली मेटल का वेपर पास करवा रहे हो उससे नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी अल्कली मेटल लोगे, सबका वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे, वही एक इलेक्ट्रॉन वहाँ ऑक्यूपाई करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सब में एक ही जैसा होना है।
तो सोडियम क्लोराइड से तुम लिथियम का वेपर पास करवाओ, सोडियम का करवाओ, चाहे पोटासियम का करवाओ, कलर इसका येलो ही आएगा। यह कलर डिपेंड करेगा इस क्रिस्टल पे, नॉट इस अल्कली मेटल पे कि कौन सा अल्कली मेटल का वेपर हम लोग पास करवा रहे हैं। क्रिस्टल पे डिपेंड कैसे करेगा, तो जैसे मान लो कि हम लोग लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल लें, एक बारी सोडियम क्लोराइड का लें, फिर एक बार पोटासियम क्लोराइड का लें। क्रिस्टल हम लोग अलग अलग लिए हैं, अल्कली मेटल कोई भी। तो इसमें से जो लिथियम क्लोराइड है इसके केस में कलर आता है रेड। हाँ, लिथियम क्लोराइड से किसी भी अल्कली मेटल के वेपर को पास करवाओगे तो कैसा कलर देगा, रेड या कभी कदाल पिंक कलर देगा ऐसा। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड से करवाओगे तो अभी हम लोग देखें येलो। कोई भी अल्कली मेटल का वेपर पास करवाओ कलर इसका येलो ही आएगा। और यदि पोटासियम क्लोराइड है तो इससे आता है वायलेट, या इसी को लाइलेक कलर बोलते हैं। तो यह कलर बेसिकली डिपेंड कर रहा है इस अल्कली मेटल का जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के नेचर पे, ना कि उस अल्कली मेटल के नेचर पे जिसका वेपर पास करवा जा रहा है। यह रेड या पिंक कलर देखो, तुम लिथियम मेटल को डायरेक्ट भी जलाओगे तो यही कलर देगा, सोडियम मेटल को डायरेक्ट जलाओगे यही कलर देगा, पोटासियम को डायरेक्ट जलाओगे तो यही कलर देगा। मतलब ये कलर वही हैं जो इस मेटल का फ्लेम कलर होता है। मतलब जब इस मेटल को जलाओगे तो फ्लेम का जो कलर आएगा वही कलर यहाँ क्रिस्टल में आएगा इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण। तो फ्लेम कलर ही इसका डिफेक्टिव क्रिस्टल में कलर आता है, मतलब सेम कलर होगा। सोडियम मेटल को डायरेक्ट जलाओगे तो येलो आता है फ्लेम उसका, या फिर सोडियम क्लोराइड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाए तो फिर भी येलो ही कलर आएगा। तो यहाँ तक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है समझे हम लोग। इसमें से एफ सेंटर का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग समझ लिए, और उसके बाद कि यह कलर किस पे डिपेंड करता है उसको समझ लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा कुछ और भी कलर सेंटर होते हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।